स्वागत है आपका नर्सिंग ऑफिसर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग या इमरजेंसी मेडिकेशन। किसी भी एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर करके अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वाइवा के लिए जा रहे हो, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इमरजेंसी ड्रग का आपको पता होना चाहिए। तो इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती है और एक एक को हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जो हमारे से पूछे जाते हैं उनको समझेंगे एक एक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन की। एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन ये क्या है? एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है। एड्रिनल मेडुला जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके मेडुला पार्ट से ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसको हम फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। किसी भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता ही है, और जब भी हमारे शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में लाना होता है तो एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है, इस तरह के इंजेक्शन फॉर्म्स में आते हैं। आपने देखा होगा कि जब पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है, जब पेशेंट एंड स्टेज डिजीज में होता है ना, जब लगता है कि पेशेंट जाने वाला है और उसके बिल्कुल साइन सिम्टम बंद हो जाएंगे, हार्ट एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, लास्ट एक ट्राई करते हैं, एड्रेनलिन और एट्रोपिन के शॉट लगाए जाते हैं। फर्स्ट शॉट लगाया जाता है, फिर सीपीआर किया जाता है, फिर सेकेंड और थर्ड, इस तरह से एड्रेनलिन और एट्रोपिन दिया जाता है। अभी हालांकि एट्रोपिन का यूज कम करके सिर्फ एड्रेनलिन भी यूज किया जा रहा है नई गाइडलाइन में बहुत जगह। तो इस तरह से एड्रेनलिन को आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये एक जान बचाने वाला इंजेक्शन है। ठीक, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है ये? एनाफाइलेटिक शोक। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनाफाइलेटिक शोक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो एड्रेनलिन है ना। एनाफाइलेटिक शोक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, या सीवियर अस्थमा अटैक, इन सब में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? आपके एड्रेनलिन। किस तरह से ये काम करता है? इसके अलावा ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग या अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो उससे भी प्रिवेंट करता है। देखो ये मैकेनिज्म क्या है, जब आपको ये मैकेनिज्म समझ में आएगी तो इसका समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हार्ट को काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ये अल्फा रिसेप्टर्स पे किस तरह से यूज करता है। जो अल्फा रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में होती है, ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स में होती है, यानी आप बात करो ट्यूनिका मीडिया, जो मीडियल लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, मसल्स लेयर होती है, वहां पे ये जो स्मूथ मसल्स है, ट्यूनिका मीडिया है, उसको क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे अपने आप ही इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये B1 रिसेप्टर जो कि हार्ट में होते हैं, देखो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, ये B1 जो हार्ट में होते हैं और B2 कहां पे होते हैं? ये लंग्स में होते हैं। तो हार्ट वाले जो रिसेप्टर्स हैं, B1 रिसेप्टर्स हैं, इन पे ये इंपैक्ट डालता है और ये क्या करता है? उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, दोनों तरह की, यानी आइनोट्रोफी भी करता है और क्रोनोट्रोफी भी करता है। आइनोट्रोफी का मतलब है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, और क्रोनोट्रोफी का मतलब है हार्ट रेट बढ़ाना, मतलब हार्ट ज्यादा जल्दी काम कर रहा है। इसमें एक तो कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे से हो रहा है और दूसरा हार्ट की रेट भी बढ़ रही है। दोनों अलग अलग चीज है ना हार्ट के लिए, तो दोनों चीज को बढ़ाता है। इस तरह से ये ज्यादा ब्लड सप्लाई करता है। सेकंड हम बात करें B2 रिसेप्टर्स, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में। तो यहां पे क्या करता है? जो स्मूथ मसल्स है लंग्स की, उनको रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करता है तो इसकी वजह से एयरवे रिलैक्स हो जाता है, और यहां पे जो इफेक्ट आएगा वो किस तरह का आएगा? ब्रोंकोडाइलेटरी इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये इनहिबिशन करता है इसका हिस्टामिन का, और हिस्टामिन सिक्रेट जहां से हो रहा है, अगर उसका हिस्टामिन कहां से सिक्रेट होता है? मास्ट सेल से, तो हिस्टामिन को ये रिलीज को भी कम करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इनहिबिशन होगा हिस्टामिन का। तो जो इडेमा की कंडीशन है या जो एलर्जी की कंडीशन है, उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। देखो क्या होता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में क्या होता है?
दो तरह की चीज होती है मोस्टली, एक तो सर्कुलेटरी वर्कलोड है वो बिल्कुल कम हो जाता है। एनाफाइलेसिस का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन बढ़ी, है ना, एलर्जी की रिएक्शन बढ़ी, एलर्जी की वजह से क्या होगा कि हार्ट काम करना बंद कर देगा और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। एलर्जी की कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है, एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि हार्ट प्रॉपर ब्लड ही पंप नहीं कर पा। शॉक का मतलब ही यही है कि हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या करता है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड पंप करवाता है। दूसरा इधर हार्ट लंग्स में ब्रोंकोडाइलेटरी इफेक्ट दिखाता है, तो लंग्स को भी रिलैक्स मिलता है। और साथ में क्या करता है, जो पेरिफेरल वेसल्स है वहां पे अपनी जो ब्लड सप्लाई है उसको डिमिनिश्ड कर देता है, क्योंकि वहां वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट आता है। तो जो बारीक बारीक वेसल्स होती है जो पेरिफेरल एरिया में होती है, बॉडी के बाहर की साइड में होती है, वहां पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से जो हाइव्स या एलर्जी की कंडीशन है उससे भी रिलीव मिलता है। तो तीन तरह से काम करता है, हार्ट पे काम करता है, लंग्स पे काम करता है, और पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके लंग्स वेसल्स को वहां ब्लड सप्लाई को बंद करता है, तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। अब इसके अगर इसकी डोज ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको, देखो ये क्या करता है, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, दोनों काम कर रहा है, आइनोट्रोफिक और कोनोट्रोफिक। हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ा रहा है, हार्ट के फोर्स को भी बढ़ा रहा है। मतलब कॉन्ट्रेक्शन और फोर्स को तो बढ़ा ही रहा है, साथ में उसकी एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से काम कर रहा है। तो यहां पे टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, अरिथमिया और स्ट्रोक, इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। यानी हार्ट की जितनी भी रिदम है वो भी खत्म हो सकती है, हार्ट का प्रेशर भी बढ़ सकता है हार्ट की वजह से, जिसको हमने हाइपरटेंशन बोला। हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, तो उसकी वजह से टेकीकार्डिया की कंडीशन आई, और ये कारण हो सकता है स्ट्रोक का भी। तो ये है आपके एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, जान बचाने वाला इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन की। एट्रोपिन इंजेक्शन ये आपको रिसीव होता है बेलाडोना प्लांट। बेलाडोना एक प्लांट है, वहां से हम एट्रोपिन इंजेक्शन को रिसीव करते हैं, या इसको सिंथेटिकली केमिकली भी बनाया जाता है लैब में भी। पर अगर आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इस वर्ड को यूज लिया है कि एट्रोपिन इंजेक्शन कहाँ से रिसीव किया जाता है, कौन से प्लांट से रिसीव किया जाता है। तो ये बेलाडोना प्लांट है, यहां से एट्रोपिन एट्रोपिन को रिसीव किया जाता है। अब ये क्या है, ये भी एड्रेनालिन की तरह छोटे छोटे से इम्पल्स आते हैं एट्रोपिन के भी। ठीक है, ये किस तरह यूज करता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, एंटीकोलिनर्जिक और मस्केरिन एंटागोनिस्ट। कुल मिला के इस तरह से काम करते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन है उसके फंक्शन को डिमिनिश कर देते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। यानी अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप ही थोड़ा बढ़ जाएगा या उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो ये डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को नहीं बढ़ाते, जैसे एड्रेनालिन क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा रहा है, और एट्रोपिन क्या कर रहा है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम इन दोनों को एक साथ यूज लेते थे कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा रहा है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर एंड वर्क एज कंट्रोल और इनहिबिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिमिनिश्ड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस वेगस नर्व रिफ्लेक्स। अब वेगस नर्व क्या काम करती है, वेगस नर्व सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की 10th क्रेनियल नर्व है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है, क्योंकि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं पूरा डाइजेशन वेगस नर्व पे टिका हुआ है। और वेगस नर्व के अगर वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से स्टिमुलेट होगी तो वो क्या करेगी, हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगी। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं इस तरह की जिसमें हमें काम मिलता है, आराम मिलता है, तो वो सभी एक्टिविटी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। वहां पे क्या होगा, आपकी हार्ट रेट कम होगी, आपका डाइजेशन बनेगा, इसीलिए मेडिटेशन वगैरह किया जाता है ना। तो ये क्या करेगा, रेस्ट
देते हैं और डाइजेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब बात करो कि ये किस में हम यूज में लेते हैं एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, मशरूम पॉइजनिंग में भी इसको दिया जाता है। कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी हुई, या मशरूम जो गंदे तरह के मशरूम है जो नहीं खाने चाहिए। मशरूम भी दो कैटेगरी के होते हैं, खाने वाले नहीं खाने वाले। तो अगर किसी ने वो ले लिए तो उसकी वजह से जान जाने तक की कंडीशन बन जाती है, तो उसका एंटीडोट का काम करता है। जो प्लांट्स में ये छिड़काव वगैरह किया जाता है, तो अगर उस तरह की किसी ने ड्रिंक कर लिया या वो उसके फेफड़ों में चला गया किसी तरह से, तो उस तरह की पॉइजनिंग को हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बोलते हैं। तो उसमें एट्रोफिन सल्फेट बहुत ज्यादा यूज होता है। या नियोस्टिगमिन की कंडीशन है, ठीक है, किसी ने नियोस्टिगमिन ले ली, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, हम एट्रोफिन सल्फेट यूज करते हैं। ये क्या करता है, एंटीकोलिनर्जिक का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलाइन के, है ना। इस वजह से क्या होगा कि यहां पे ये रिलैक्स वाली कंडीशन आएगी। और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में इनमें क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन है ना, ये रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। एसिटाइल कोलाइन का इनका रेट बढ़ जाती है, तो उसको इनहिबिट करके, मशरूम पॉइजनिंग में इनमें उसको इनहिबिट करके ये एंटीडोट का काम करता है। इसके अलावा अगर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, मतलब हार्ट रेट अगर कम है, उस कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट करने की वजह से अपने आप ही हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और एनेस्थेसिया के दौरान सिक्रेशन को भी रिड्यूस करता है एट्रोपिन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्लूकोमा में क्या होता है, आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात है। ग्लूकोमा में हम क्यों काम में नहीं लेते, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो सीलियरी मसल्स होती है आंख के अंदर, उनको क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है। तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ने का चांसेज है, और अगर आईओपी बढ़ा तो ग्लूकोमा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस तरह की कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करते। जीआई ऑब्स्ट्रक्शन में क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और जीआई सिक्रेशन जो है आपके डाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। और जब पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस तरह की कंडीशन में आप यूज नहीं करोगे। तो अगर आपको ये पता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये आप आइडिया लगा सकते हो। क्या क्या इफेक्ट आएंगे, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, मतलब डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कर रहा है ये, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, टेकीकार्डिया की कंडीशन होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, जीआई सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, और प्यूपिल को डायलेट करेगा, क्योंकि क्या करता है, सीलियरी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो इस वजह से क्या होगा, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, मस्केरियन इफेक्ट दिखाता है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका इंजेक्शन है इंजेक्शन लेसिक्स। ठीक है, ये होता है आपके लूप डायूरेटिक, लिख भी रखा है। अब लूप डायूरेटिक कैसे काम करता है कि जैसे मानो कि ये आपका लूप ऑफ हेनले है, तो ये पीसीटी हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये डीसीटी, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले पे सोडियम क्लोराइड इनके एब्जॉर्प्शन को नहीं करता। तो ये क्या होता है, फ्रीली जो वाटर है, जब हम लूप ऑफ हेनले पे क्या होता है कि सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो उसकी वजह से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो इस तरह से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये क्या कर रहा है, इंजेक्शन लेसिक्स, ये सोडियम और क्लोराइड दोनों को रीअब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड नहीं आएंगे, तो उनके साथ में वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। तो ये लूप डायूरेटिक है। सबसे जल्दी इफेक्ट दिखाने वाली जो डायूरेटिक होती है वो लूप डायूरेटिक होती है। अगर किसी के बहुत ज्यादा बीपी है और बहुत जल्दी से अगर यूज करना है, तो हम उस कंडीशन में लूप डायूरेटिक यूज करते हैं। जिस किसी के हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ गई, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, और हमें तुरंत कम करना है,
तो हम लूप डायूरेटिक यूज करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बीपी बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी हम उसको तुरंत कम नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्यों देते हैं कि बीपी धीरे धीरे कम हो। अगर एकदम से कम होगा तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा है और वो बहुत लो आ जाएगा तो आदमी उसको सहन नहीं कर पाएगा, है ना, तो उससे भी उल्टा और नुकसान हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम बीपी को स्लोली कम करते हैं। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन है, फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में लंग्स में आपको क्रैकल साउंड सुनने को मिल रहे हैं, इतना ज्यादा फ्लूइड भरा गया है, तो उस कंडीशन में हम लेसिक्स यूज करते हैं। कोरोनरी हार्ट फेलियर की कंडीशन है या हाइपरकेलेमिया की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि ये सबको क्या करेगा, फ्रीली निकाल देता है। फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही मैंने बताया आपको। लीवर किडनी डिसऑर्डर है, मतलब पानी इतना ज्यादा भर गया, फ्लूइड इतना ज्यादा रिटेन्ड हो गया कि उससे लीवर और किडनी में इफेक्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लेसिक्स देते हैं। ये तुरंत के तुरंत इफेक्ट दिखाता है, सबसे जल्दी इफेक्ट दिखाने वाली डायूरेटिक। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हिपेटिक कोमा, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे साथ में अमोनिया का लेवल बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होते हैं, अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, कोमा की कंडीशन आ जाती है ना। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके अमोनिया ब्रेन में ज़्यादा पहुंचेगा तो उस वजह से हिपेटिक कोमा तक की सिचुएशन आ सकती है। तो उस कंडीशन में अगर हम कोई लीवर से संबंधित दिक्कत है किसी पेशेंट को, हिपेटिक कोमा की कंडीशन हो सकती है, इंसेफेलाइटिस की कंडीशन है, तो उस जगह हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं लेसिक्स को। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आपके ड्रग है इंजेक्शन एमियोडेरोन। आप ये इंजेक्शन एमियोडेरोन एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है, ये आपके क्लास 3 लिख भी रखा है, ये क्लास 3 एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट रेट को, जो हार्ट में अगर अरिथमिया हो रहा है, डिसअरिथमिया हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करता है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, है ना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उनकी कंडीशन की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर वगैरह में भी इसे यूज लिया जाता है। क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि ये क्लास 3 है, तो क्लास 1 जो एंटी अरिथमेटिक ड्रग है उनमें क्लास 1 में होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, जैसे हम बात करें लिग्नोकेन वगैरह की। फिर क्लास सेकंड कौन से होते हैं, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन, जैसे अभी हमने देखा एड्रेनालिन क्या करता है, बीटा रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, इसी तरह से ओल जिनके पीछे लगा होता है तो वो क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, और वो एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, हार्ट के। क्लास 3 होती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। आपको पता है जितनी भी एक्टिविटी होती है हार्ट में या किसी भी मसल्स में, तो वहां पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप यूज करता है, और एक जगह कैल्शियम भी होता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, साइकिल्स को चलाते हैं। जो हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की बात करो या किसी भी मसल्स के जो फंक्शनिंग के लिए, ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जिम्मेदार होते हैं। तो क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, तो ये एमियोडोरोन क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। और क्लास 4 जो होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। इस तरह से 4 कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स की। तो उसमें क्लास 3 में हम बात करते हैं एमियोडोरोन की। यूज आफ्टर क्लास 1 हाइपरटेंसिव ड्रग, इसको वैसे तो क्लास 1 के बाद में यूज में लिया जाता है, लिग्नोकेन वगैरह के बाद में यूज लिया जाता है, लेकिन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ये इनकी तो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो उसमें पहले हम लिग्नोकेन यूज करते हैं, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग है। बाकी यूज इसका यही है कि ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, तो उस वजह से अपने आप ही कार्डियक जो एक्टिविटी है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आप बात करते हो इंजेक्शन लेविटोलोल की। इंजेक्शन लेविटोलोल भी क्या है, एक तरह से
बीटा ब्लॉकर, जो अभी हमने बात करी थी बीटा ब्लॉकर की, और साथ में ये क्या करता है, अल्फा ब्लॉकर भी है। ठीक है, हाँ, ये बीटा ब्लॉकर के साथ क्या है, अल्फा ब्लॉकर भी है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स जो है उनको रिमेन रखता है कि ये रिलैक्स्ड रहे। और बीटा ब्लॉकर आपने देख ही लिया कि हार्ट रेट को ये कंट्रोल में रखता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, उसके फोर्स को इतना बढ़ने नहीं देता। इस तरह से ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और हार्ट रेट को स्लो करता है, उसके इफेक्ट को स्लो करता है। तो कहाँ पे यूज लिया जाता है ये, हाइपरटेंशन, एंजाइना की कंडीशन की ड्रग ऑफ चॉइस है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है पेशेंट को, मदर को, तो आप क्या यूज करोगे, कौन सी ड्रग यूज करोगे, तो लेविटालोल यूज की जाती है। सेफ ड्रग होती है प्रेगनेंसी में। ओरल और आईवी दोनों तरह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है इंजेक्शन, है ना, ये भी बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है, एफकोल्डिन इंजेक्शन। एफकोल्डिन, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोकोर्टिसोन, ये लिख भी रखा है, हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट। 100 mg का ज्यादातर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट है अगर किसी भी तरह की एलर्जी की कंडीशन है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये क्या करता है, तुरंत इफेक्ट दिखाता है। ये क्या है, ग्लूकोस्टेरॉइड है। ग्लूकोस्टेरॉइड मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड है, यानी स्टीरॉइड है। और स्टीरॉइड क्या करते हैं, आपके इन्फ्लामेशन के लिए इफेक्टिव होते हैं। उसके अलावा एड्रिनल इनसफिशियंसी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, ऑब्वियस है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से ही ये सिक्रेट होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो अगर एड्रिनल इनसफिशियंसी है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड यूज किया जाएगा। सीवियर एलर्जिक की रिएक्शन में आपने सुना होगा डेक्सामेथासोन या एफकोल्डिन, ये यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके इफेक्ट जो भी हम बाकी दूसरी भी ड्रग दे रहे हैं तो उसके इफेक्ट को भी बढ़ाते हैं। और या ये डायरेक्टली जो इन्फ्लामेशन है, जो एलर्जी से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, उसको ये सप्रेस करते हैं। तो सेप्टिक शॉक की कंडीशन है, अस्थमा या सीओपीडी की कंडीशन में, क्योंकि अस्थमा सीओपीडी में भी क्या करते हैं, ये जो सिक्रेशंस है उनको रिलीव करते हैं और ब्रोंकोडाइलेटरी इफेक्ट भी दिखाते हैं। तो इसलिए हाइड्रोकोर्टिसोन यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली ड्रग है। आईएम, आईवी, लिक्विड, स्प्रे और पर्टिकुलर लोकेटेड जगह पे एलएवी इसको यूज किया जाता है। तो ये थे आपके इमरजेंसी ड्रग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।